हेलो एवरीवन। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कवर कर चुके हैं चरक का। और यदि आप लोगों ने क्लास नहीं अटेंड की हो तो मैंने यूट्यूब में वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ क्लास के, ठीक है। या आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 ये भी जब मैंने चतुष्क पढ़ाई थी सबसे पहले, तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में टोटल 7 चतुष्क का वर्णन किए हैं। प्रत्येक चतुष्क में 4-4 चैप्टर डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। पहले लेक्चर में ये चीज लिखाई हूँ मैंने और ट्रिक भी बताई। तो वहां से 1 से लेके 4 जो 4 चैप्टर है 1 to 4 वो हम लोग भैषज चतुष्क के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि 4th चैप्टर का वर्णन भी भैषज चतुष्क के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर षट विरेचन शताश्री अध्याय, यानी यहाँ पर 600 विरेचन के योग का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर षट विरेचन शताश्री नाम है। षट शताश्री मतलब 600 विरेचन के योगों का वर्णन है, तो ये चैप्टर का पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि यहाँ पर उभय परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन है। देखो चैप्टर नंबर 2 अपामार्ग टुंडली अध्याय, चैप्टर नंबर 3 आरक वध्य अध्याय, चैप्टर नंबर 2 में हमने अंतः परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन पढ़े थे, मतलब ऐसे द्रव्य जिनको हम इंटरनली यूज कर सके। तो वहां पर हमने 28 प्रकार की अवागु पढ़े थे। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 3 में आरक वध्य अध्याय, वहां पर हमने एक्सटर्नली यूज यानी बहिर्परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन करे थे, जिसपे हमने 32 लेप के बारे में पढ़े थे। अब आता है चैप्टर नंबर 4 में उभय परिमार्जन, मतलब जिसको हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रही हूँ, आप लोगों को लिखना है, ठीक है। विरेचन के 600 योग, यहाँ पर विरेचन के 600 योग का वर्णन है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है भैषज और भिषक में सर्वप्रथम अंतर वर्णन, यानी भैषज यानी होता है औषधि और भिषक यानी होता है डॉक्टर। इनमें सबसे पहले जो वर्णन कराया था वो ऋग्वेद में था। ये कुछ पीजी के पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आहार और औषध। आहार यानी खाना और औषध मतलब हमारी दवाइयां, उसमें सबसे पहले अंतर चक्रपाणी ने बताए हैं। औषध और भैषज दोनों हम एक प्रकार से औषध की पर्याय लेते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ डिफरेंस काश्यप ने बताया है औषध और भैषज। नेक्स्ट पॉइंट आता है आशव और अरिष्ट में जो डिफरेंस है वो सबसे पहले दल्लड़ या शारंगधर ने बताए। तो ये यहाँ से आपके पीजी के पॉइंट्स थे कि भिषक और भैषज में अंतर सबसे पहले ऋग्वेद ने, आहार और औषध में सबसे पहले चक्रपाणी ने, औषध और भैषज में सबसे पहले काश्यप ने, और आसव और अरिष्ट में सबसे पहले अंतर दल्लड़ या शारंगधर ने बताया। यदि आप कहीं पर नहीं लिख पाओ तो मुझे रिपीट करने के लिए बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 3, इसमें आपको पूरा का पूरा श्लोक टिक करना है क्योंकि पहचानना आना चाहिए। यहाँ पर पूरे चैप्टर का जो है वो सारांश दे दिया गया, श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, बस पहचानना आना चाहिए। षट विरेचन शतानी भवंती, यानी इस चैप्टर में 600 विरेचन के योगों का वर्णन है, ठीक है। षट विरेचन आश्रय, यानी विरेचन अर्थ योगों के, विरेचन के जो 5 कषाय की योनियां बताई गई हैं और 5 कषाय की कल्पना बताई गई है। पंचविध कषाय कल्पना, 5 कषाय की कल्पना बताई गई है। 50 महाकषाय यानी टोटल 50 महाकषाय का वर्णन है, और पंच कषाय शतानी यानी 500 कषाय है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके पढ़ेंगे, इसलिए इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। जनरली यहाँ पे पूरे चैप्टर का सारांश दे दिया, कंक्लूजन निकाल दिया कि यहाँ पर 600 विरेचन के योग है, 6 विरेचन के आश्रय है, 5 कषाय की योनियां हैं, 5 कषाय की कल्पनाएं हैं, 50 महाकषाय हैं और 500 कषाय हैं, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले विमर्श में देखो, विमर्श में पहले पैराग्राफ की लास्ट सेकंड थर्ड लाइन में दिया होगा, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमनम संज्ञम अधोभागम विरेचन संज्ञम उभय व शरीर मल विरेचन द्विविरेचन शब्दम लभते। मतलब संशोधन में यदि कोई भी दोष ऊर्ध्व मार्ग के हैं, ऊपर वाले रोग हैं, तो उसको हम विरेचन से दूर करते हैं। नीचे के हैं यानी अधोभाग के हैं, सॉरी वमन से दूर करते हैं। नीचे के हैं यानी नीचे वाले रोग शरीर के पार्ट में हो रहे हैं तो विरेचन से दूर करेंगे, और यदि पूरी की पूरी बॉडी में है ऊपर और नीचे दोनों, तो हम वमन और विरेचन दोनों का यूज करते हैं। यानी ये श्लोक आपको एक तरीके से पंचकर्म का वर्णन कर रहा है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट था।
नेक्स्ट है क्षयसो वमन और विरेचन योग। एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो क्षयसो विरेचन बोल दिया गया ना, विरेचन योग, उसका मतलब केवल विरेचन अकेला नहीं है, उसका मतलब है वमन और विरेचन दोनों के योग साथ में आएंगे। बस वर्णन उन्होंने विरेचन नाम से किया, लेकिन यहाँ पर वमन और विरेचन दोनों का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सबसे पहले देखो, श्लोक व्लोक कुछ भी याद नहीं करना, यहाँ पर विस्तार से वमन योग बताए गए हैं। मदन फल से नंबरिंग ध्यान रखनी है, अलग अलग नोट्स भी बनाओ तो इस तरीके से लिख लो। मदन फल यानी मैन फल से 133। टोटल मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में षट वामक पढ़ा बताई थी। षट वामक यानी 6 ऐसे द्रव्य होते हैं जिनको हम षट वामक द्रव्य बोलते हैं, वमन के लिए श्रेष्ठ। मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामर्क, कुटच और कृतवेदन। ठीक है, ये वही षट वामक द्रव्यों का वर्णन किया जा रहा है। अब उनके योग क्या 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 हम उनसे योग का मतलब होता है क्या क्या हम फॉर्मुलेशंस बना सकते हैं। तो मदन फल से टोटल 133, जीमूतक से 39, इक्ष्वाकु से 45, धामार्गव से 60, कुटच से 18 और कृतवेदन से टोटल 60 बताए गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। विरेचन के योग, विरेचन के योग क्या क्या बताए गए हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल द्रव्य बता दिए गए जिन जो विरेचन कराने में श्रेष्ठ होते हैं। श्यामा यानी काली निशोध और त्रिवृत यानी सफेद निशोध से मिला के 100, और सॉरी श्यामा से मिला के होंगे 100 और सफेद निशोध से मिला के होते हैं 10, यानी टोटल 110 जो है वो निशोध के हो गए। चतुरंगुल यानी अम्लवेतस से 12, लोद्र से 16 और महावृक्ष यानी स्नूही, ये स्नूही का पर्याय है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पीजी में आ चुका है। स्नूही से टोटल होते हैं 20। सप्तला और शंखनी से होते हैं 39 और दंती द्रवंती, ये याद रख सकते हो आप, डीडी डीडी से होते हैं 48। तो इस तरीके से जब हम टोटल वमन और विरेचन के योगों को प्लस करते हैं तो टोटल 600 आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे 600 योग। अब आश्रय, विरेचन द्रव्यों के टोटल 6 आश्रय बताए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यानी यदि हम एक प्लांट से, जैसे मान लीजिए निर्गुंड सेहुंडी ले लिया, स्नूही ले लिया, तो उसके हम क्या क्या पार्ट का यूज कर सकते हैं, तो टोटल 6 आश्रय बताए गए हैं। दूध, शीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फलानी इति, मतलब उस प्लांट का हम दूध ले सकते हैं विरेचन के लिए। मूल यानी रूट, शाल यानी जो बार्क होती है वो, पत्ती यानी लीव्स, फूल यानी फ्लावर और फल यानी उसके फ्रूट्स। तो टोटल विरेचन के 6 आश्रय बता दिए गए, शीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प और फल। शिरोविरेचन के टोटल 7 आश्रय बताए, यहाँ पर आपको नोट करना है पीजी का पॉइंट, टोटल शिरोविरेचन के 7 आश्रय बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या क्या होंगे, 5 जो कि पहले के बताए गए हैं, ठीक है, प्लस के ए एन, ट्रिक होती है के ए एन। अब 5 में क्या क्या आएगा, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प और फल। शीर को आपको हटा देना है, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प और फल 5, प्लस कान, कान से के से कंद, ए से एंड, मतलब कंद एंड निर्यास। ठीक है, कंद मतलब भी होता है एक प्रकार से रूट, और निर्यास मतलब होता है जो कि उनका एक्सट्रैक्ट निकलता है ना, सिक्रीशन निकलता है कुछ प्लांट से, दूध टाइप का वो। तो शिरोविरेचन के टोटल 7 आश्रय होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पंच कषाय योनिया, योनिया मतलब होता है 5 वेराइटी ऑफ कषाय, है ना। तो यहाँ पर प्रिपरेशंस की 5 तरीके से हम दवाइयों का फॉर्मुलेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। मधुर कषाय, मधुर द्रव्यों को लेकर, अम्ल कषाय, कटु, तिक्त और कषाय कषाय। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम टोटल 6 रस पढ़ते हैं, लेकिन पंच कषाय योनिया पढ़ते हैं, मतलब 5 रस से ही योनिया बनाई जाती है। क्यों? लवण रस से नहीं बना सकते, क्योंकि लवण रस जो होता है वो घुलनशील होता है, यदि हम उससे कोई भी फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो वो जो है वो शीघ्र ही जल में घुल जाएगा, इसलिए लवण कषाय नहीं माना गया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पंचविध कषाय कल्पना, भेषज कल्पना का पार्ट है, यहाँ से आपकी पूरी पूरी भेषज कल्पना कवर होती है। पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत स्वरस, कल्क, शत, शीत और फांट रखा गया है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वरस, कल्क, शत, शीत और फांट। अब यहाँ पर आपको पीजी का एक पॉइंट नोट करना है कि सुश्रुत ने षड्विध कषाय कल्पना मानी है।
षड्विध कषाय कल्पना, यानी 5 जो है चरक निमानी, छह जो है वो सुश्रुत निमानी है। उन्होंने स्वरस कल्क शीत फांड के अलावा एक शीर कल्पना अलग से मानी है। तो शीर कल्पना किसके द्वारा दी गई, ये क्वेश्चन आता है, तो सुश्रुत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। यहां से आपका वैशेष कल्पना का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो जाएगा। पहला दिया हुआ है स्वरस यानी एक्सप्रेस्ड जूस, जो कि हम जनरली गीली चीजों से, गीले द्रव्यों से, पत्तियों वगैरह से निचोड़ कर जो रस निकालते हैं उसको हम स्वरस कहते हैं। पहली कल्पना है। ठीक है, यत्र निष्पीडितात द्रव्याद रसा स्वरस उच्यते, ये श्लोक आपको सबके याद करने हैं। यहाँ पर बोला गया द्रव्य को यंत्र आदि से निचोड़कर जो रस निकाला जाता है उसको हम स्वरस कल्पना कहते हैं। प्राय मतलब स्वरस कल्क शत शीत फांड, ये सारी सीक्वेंस में आपको याद रखनी है। यदि हम स्वरस से लेके फांड तक जाते हैं तो जो कल्पना है वो लघु होती जाती है, यानी इनकी जो लाइट होती जाती है कल्पनाएं, योग। ठीक है, सबसे पहला आता है स्वरस, तो जो हमने बता दिए कि निचोड़कर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विमर्श में दिया हुआ है शारंगधर का श्लोक। तो जनरली भैषज कल्पना का जो आधारभूत ग्रंथ है हम वहां पर शारंगधर को फॉलो करते हैं। तो वहां पर आप शारंगधर के श्लोक भी मिलेंगे, आपको चरक के भी मिलेंगे। तो यहाँ पर शारंगधर का श्लोक दिया हुआ है, आहत्य क्षणात कृष्टात द्रव्यात शून्य समुदित यत्त निष्पीड़ितो रसा स्वरस उच्यते, यदि वही बोले क्या कि ताजा गीले द्रव्यों को इकट्ठा किया जाता है और उनसे स्वरस निकाला जाता है, उसको हम स्वरस मतलब रस निकाला जाता है, उसको हम स्वरस कल्पना कहते हैं। इसको हम एक कुड़प यानी 16 तोला की मात्रा में यदि कोई चीज सूखी है उसका स्वरस निकालना है, रस निकालना है, तो क्या करेंगे, तो 16 तोला चूर्ण लेंगे, उसको 32 तोले पानी में मिला देते हैं और फिर रात भर डुबो के रखते हैं, फिर दूसरे दिन उसको छान लेते हैं और रस निकाल लेते हैं। तो ये पूरी जो डिटेलिंग है वो आप लोग भैषज कल्पना में पढ़ोगे, तो यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट आता है कल्क। कल्क में आपको श्लोक याद रखना है, यह पिंडो रस पिष्टा नाम स कल्क परिकीर्तिता। कल्क मतलब एक प्रकार से पेस्ट या चटनी के समान जो चीज होगी। रस अर्थात दूध, जल इत्यादि किसी द्रव द्वारा पीस कर बनाया गया पिंड कल्क कहलाता है। यानी कोई भी आपने हरी चीज ले लिए, उसमें आप पानी या दूध या किसी भी प्रकार के स्वरस से उसको मिलाते जा रहे हो और पीसते जा रहे हो, तो वो थोड़ा गीला पेस्ट के फॉर्म में बन जाता है, उसको हम कल्क कल्पना कहते हैं। यहाँ पर शारंगधर ने श्लोक दिए हैं, द्रव्यम आर्द्रम शिलापिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत प्रक्षेप अभाव कल्पास्ते तन्मानम कश सम्मितम, यानी आर्द्र द्रव्य से पीसा गया जो रचना होती है उसको कल्क कहा जाता है, और इसके पर्याय प्रक्षेप, आवाप, ये सब भी बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट था ये श्लोक। नेक्स्ट आता है क्वाथ। क्वाथ मतलब होता है डिकोक्शन, मतलब वहीने तु क्वथितम द्रव्यम शतम आहु चिकित्सा। कोई भी द्रव्य दिया गया है, चाहे जैसे ग्रीन टी वगैरह होती है या फिर चाय वगैरह होती है, उसको द्रव यानी जल दुग्ध आदि के साथ अग्नि संयोग से उबाला जाता है। उबालकर क्वाथ के फॉर्म में, काढ़े के फॉर्म में जो बनाया जाता है उसको हम शत या क्वाथ कहते हैं। तो ये दोनों उसके पर्याय होगा। ठीक है, इसमें शारंगधर का श्लोक दिया हुआ है विमर्श में, पानिनी षोडश सुनम शून्य द्रव्य पले शिपेत मत पात्रे क्वाथेत ग्राहम अष्टमाश अवशेषतम, यानी 16 गुना आपको 4 तोला द्रव्य लेना है, 4 तोला औषधि लेनी है, 16 गुना या 64 तोला जल में, 16 गुना जल में उसको पकाना है और इतना शेष रहने देना है कि वो 1/8 पार्ट बचे बस, तो उसको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसको जनरली भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में हम काढ़ा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है शीत यानी कोल्ड इन्फ्यूजन। तो इसका श्लोक है, द्रव्यात पोथित तोय तत्पुनर्निशि संस्थितात कषायो यो अभिनिर्याति सात शीत समुदाहत, मतलब कूटे हुए द्रव्य को शीतल जल में रात भर रख देना है। कोई भी द्रव्य को, कोई भी औषधि को आपको रात भर कूटना है, पहले कूटने के बाद उसको एक ठंडे जल में रात भर रख देना है, फिर दूसरे में सुबह उठकर उसको मसल कर उसको छान लेना, यानी उससे रस निकालना है। इसको हम शीत कषाय कहते हैं। एक प्रकार से क्वाथ का ही कल्पना है, लेकिन क्वाथ में हम अग्नि का संयोग कर रहे थे, यहाँ पर हमको सिर्फ ठंडे पानी में रख देना है। तो शारंगधर ने क्या बोले, चूर्णम द्रव्य पलम सम्यक षड्वे निपलुतम निशोषितम हिमा सस्यात तद्धिता शीत कषाय का। तो ये श्लोक आपको सिर्फ पहचानना आना चाहिए, या फिर याद आपके अनुसार आप जिसको भी याद कर लें। नेक्स्ट है श्लोक नंबर फांड का।
क्षिप्त तोय उष्ण मृदितम तत् फांटम परिकीर्तितम। इसको हम हॉट इन्फ्यूजन कहते हैं। यानी इन दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीत में ठंडे पानी में रखा जाता है और फांट में हम उष्ण जल में रखते हैं। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है चाय। द्रव्य को सबसे पहले कूट लो और उसको उष्ण जल में डालकर रख देते हैं, फिर हाथ से मसल देते हैं। जनरली चाय हम ऐसे नहीं बनाते, लेकिन एक तरीके से चाय को जो जिस तरीके से उबाला जाता है बार बार वो और छनाया जाता है, वो भी फांट का ही एग्जाम्पल है। और फिर जो उसका सार जल भाग है उसको ग्राइंड किया जाता है, तो ये फांट कल्पना थी। तो यहाँ से हमारी भैषज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर होता है। और पांचों कषाय योनि के साथ पंचविध कषाय कल्पना भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 7, पंचविध कषाय कल्पना के गुणों में तारतम्य। यानी क्या कौन सा जो होगा वो सबसे ज्यादा अधिक होगा। तो यथा पूर्वम बलाधिकम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यथा पूर्वम बलाधिक्य मतलब स्वरस सबसे ज्यादा बलवान होगा, फिर स्वरस के बाद कल्क, कल्क के बाद कषाय, कषाय के बाद शीत और शीत के बाद फांट। यानी हमको व्याधि और रोगी इसके बल को देखकर, यदि कोई रोगी बलवान है या उसकी व्याधि बहुत ज्यादा क्रोनिक है तो हमको सबसे स्वरस का उपयोग कराना है। इस प्रकार यदि कोई बच्चा है या वृद्ध रोगी है या उसकी नई नई डिसीज है तो हम फांट का प्रयोग करा सकते हैं। यानी सबसे बलवान कल्पना हो गई स्वरस और सबसे कम बलवान हो गई फांट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है 50 महाकषाय और 500 कषाय। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पक्का बनते हैं। सबसे पहले 50 महाकषाय का वर्णन किया गया। 50 महाकषाय के अंदर एक तरीके से ग्रुपिंग की गई। 50 के अंदर हर किसी के अंदर 10-10 ड्रग रखी गई, तो एक के अंदर 10 हो गई, 50 के अंदर टोटल 500। तो 50 महाकषाय होते हैं और उनके अंदर यदि टोटल ड्रग्स को इंक्लूड किया जाए तो 500 हो जाते हैं, जिनको हम कषाय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट यही ध्यान रखना है, महाकषाय की संख्या 50 है और कषाय की संख्या है 500। नेक्स्ट है, देखो सबसे पहले बता दी गई जीवनीय, ब्रहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय और दीपनीय। ये चार सबसे पहले 6 ग्रुपिंग की गई। ठीक है, वहां पर जीवनीय, ब्रहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय और दीपनीय ये चीजें रखी गई। नाम आपको इसी तरीके से याद रखनी है। देन 4 चीजों का ग्रुप किया गया, बल्य, वर्ण, कंठ और हृदय। तो यहाँ से 10 चीज आपको याद हो जाएगी। देन फिर से 6 की ग्रुपिंग की गई, तृप्तिग्न यानी जो एक्सेसिव भूख को हर ले, अर्शोग्न यानी जो अर्श फाइल्स है उसको दूर करे, कुष्ठग्न यानी लेप्रोसी को दूर करे, कृमिग्न यानी कृमि जो कीड़े हो जाते हैं उनको दूर करे, विषग्न यानी जो विष है उसको दूर करे। इस प्रकार से 6 इनका अलग ग्रुप बना दिया। देन स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन, ये 4 ग्रुप बना दिए गए, तो ये टोटल 20 हो गए। देन स्नेहोपक, स्वेदोपक, वमनोपक, विरोचनोपक, आस्थापनोपक, अनुवासनोपक और शिरोविरोचनोपक, ये 7 का अलग से ग्रुप बना दिया। पग का मतलब होता है सहायता करने वाला, विरोचनोपग मतलब विरेचन में जो चीज सहायता करे, वमनोपग मतलब वमन में जो चीज सहायता करे। इनकी डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे। ये 7 का ग्रुप बना दिया गया। देन 3 छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, हिक्का निग्रहण। जो छर्दी यानी वोमिटिंग को दूर करे, तृष्णा यानी प्यास को और हिक्का यानी हिकअप्स को दूर करे, ऐसे 3 अलग ग्रुप बना दिए गए। तो 30। देन पुरीश संग्रहणीय, पुरीश विरंजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरंजनीय और मूत्र विरेचनीय, इस प्रकार से 5 महाकषाय अलग बने गए। यहाँ पर ही लिख लीजिए पुरीश विरेचनीय का वर्णन नहीं है, पुरीश विरेचनीय का वर्णन नहीं किया गया। ये क्वेश्चन आता है, आचार्य चरक ने पुरीश विरेचनीय का वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, ये 5 ग्रुप थे। देन आता है कासर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर, श्रमहर, ये 5 अलग से बना दिए गए यानी 10। तो हर मतलब हरने वाला, कास को हरने वाला, श्वास को हरने वाला, ज्वर को हरने वाला, ऐसा। नेक्स्ट आता है फिर 5 के अलग ग्रुप बनाया गया, दाह प्रशमन यानी जो जलन को शांत करेगा, शीत प्रशमन यानी ठंड को शांत करेगा, उदर्द यानी उदर्द रोग को, अंग मर्द को और शूल यानी पेन को शांत करने वाले, ऐसे 5 कषाय वर्ग अलग कर दिए गए। देन 4 बचे 5 शोणित स्थापन, स्थापन मतलब बढ़ाना, स्थापन मतलब किसी चीज को स्टेबल करना, शोणित स्थापन यानी रक्त को स्टेबल करेगा, वेदना स्थापन यानी ज्यादा पेन हो रहा है उसको स्टेबल करेगा, संज्ञा स्थापन किसी को
ज्ञान नहीं रह रहा, कोई बार बार बेहोश हो जा रहा, तो उस चीज को स्थापन करना। प्रजा स्थापन यानी इनफर्टिलिटी को दूर करना। वह स्थापन यानी एजिंग प्रोसेस को सही प्रकार से करना। तो इस प्रकार ये 5 वर्ग बता दिए गए। तो इसी तरीके से आपको लिखना है और ये पूरे 50 महाकषाय के नाम याद होने चाहिए। बाकी हम आगे जितने भी महाकषाय अंदर उनके ड्रग्स कैसे याद करेंगे, इनकी मैं आपको ट्रिक दे दूंगी। 25 महाकषाय तक इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको ट्रिक से ध्यान रखना है। उसके आगे कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको टिक कराऊंगी जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर स्टार्ट होने के पहले मैं आपको हर दिन 5-5 महाकषाय की ट्रिक देते जाऊंगी। तो यहाँ से आपको इस चैप्टर का लोड भी नहीं होगा, सिर्फ केवल आपको उस दिन 5 महाकषाय याद करने हैं, और हम आगे के चैप्टर्स भी कवर करते जाएंगे। ठीक है।